हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं एंड लास्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं एंड उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। एंड हमने ये भी बात करी थी कि सिंबल्स एंड बैलेंसी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो आई होप कि आप सभी जो हैं वो अच्छे से सिंबल्स एंड बैलेंसीज जो हैं वो लर्न कर लेंगे सभी एलिमेंट्स की। एंड अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड पर जा कर के जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में जो हैं चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। सो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास की तरफ बढ़ने से पहले जो है हम ऑलरेडी एटॉमिक मास कवर कर चुके हैं। सो एटॉमिक मास पढ़कर हमें पता चल चुका है कि अब जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास को किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, एटॉमिक मास जो है हमारा वो किसी एक एटम का मास था, है ना। किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का मास था। वहीं अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा कई एटम्स के मिलने से बनता है ना। दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बॉन्ड्स बना के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जितने भी एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं आसपास एक दूसरे के साथ, तो हम जो है उतने ही सारे एटम्स का जो मास है उसको सम अप कर देंगे एंड हमारे पास जो है किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा निकल कर। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, दैट इट इज़ द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in a molecule। यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं हम उन सभी का एटॉमिक मास को सम अप कर देते हैं एंड हमें जो है मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। अब हमने जो है पहले बात करी थी कि हम एटॉमिक मास निकालने की जगह हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास निकालने की हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर भी जो है मैटर बिल्कुल सेम है, दैट हम जो है यहाँ पर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जो है उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सो इट इज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि अब देखिए हमने यहाँ पर जो है एटॉमिक मास रिलेटिव निकाला है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास से जो है हम यहाँ पर रिलेटिव ही तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ बात करें, लाइक एग्ज़ाम्पल में हम वाटर को ले लें, यहाँ पर जब हम वाटर को एग्ज़ाम्पल लेकर के इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, देखिए देखते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है ना। तो हमें भी पता है कि हाइड्रोजन जो है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 1 U होता है। U यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है ना। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारा 1 U है एंड ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 16 U आता है, 16 U आता है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो 2 है नंबर में एंड ऑक्सीजन जो है वो 1 है ना। तो अब जो है हम इनके जो भी हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं हम उनको सम अप करने की कोशिश करते हैं। सो जब हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिल कर के हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल दे रहा है। सो हम जब इसका मास निकालेंगे सो 2 × 1 + 16, 2 × 1 U + 16 U। सो क्या होता है, 2 + 16 = 18 U।
सो हमारे पास वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर मास है वो हमारे पास 18U निकल करके आता है। ऑलराइट, अब हम इस एग्ज़ाम्पल को छोड़कर अगर हम एक दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है एंड हमारे पास जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो जब हम इन तीनों के ही एटॉमिक मासेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमारे पास 1U है, नाइट्रोजन का हमारे पास 14U है एंड ऑक्सीजन का हमारे पास 16U प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है सभी का एक एक एटम का मास यहाँ पर देखा है। अब जब यहाँ पर हम HNO3 की बात करते हैं तो ये हमारा एक हाइड्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन एंड प्लस 3 ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है ना। तो हम इसी तरीके से जो है इनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको भी इसी तरीके से सम अप करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, दैट 1U प्लस 14U, क्योंकि यहाँ पर जो है एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 3 × 16U। सो 1 + 14 + 48 इज़ इक्वल्स टू 63U। 63U यानी कि 63 एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा मॉलिकुलर मास निकल कर आ जाता है HNO3 के लिए, यानी कि नाइट्रिक एसिड के लिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास। अब देखिए मॉलिकुलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना है कि मॉलिकुलर मास जो है वो हम मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं एंड मॉलिक्यूल में जो है हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट फार्मूला यूनिट मास जो होती है उसमें हम होल फार्मूले की बात कर रहे होते हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस के एक यूनिट में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, सो इतना ही डिफरेंस होता है बस फार्मूला यूनिट मास एंड मॉलिकुलर मास में। सो इट इज़ द सम ऑफ atomic masses of all atoms in a formula unit of a substance। तो यानी कि एक फार्मूला यूनिट, अब एक फार्मूला यूनिट का क्या मतलब है, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर के बात करें, हमारा सबसे चहीता कंपाउंड आ जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें तो अब फार्मूला यूनिट से मतलब है कि यहाँ पर हमने सिर्फ इसके पूरे फार्मूले का हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है सिर्फ एक मोल ही हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, इसी का जो है हम फार्मूला मास निकालेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स में सोडियम है एंड क्लोरीन है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा 23U होता है एंड क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 35.5U होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये क्लोरीन है इसका 35.5U कैसे हो गया, क्योंकि ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हम क्लोरीन के मास की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर इसका एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के रूप में डिफरेंट फॉर्म्स में जो है हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सो यही जो चीज़ है सेम हमारी क्लोरीन के साथ आती है। सो यहाँ पर जो है 35.5U जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास है। सो जब हम इनको सम अप करते हैं तो क्या होता है दैट 23 + 35.5 विच इज़ इक्वल्स टू 58.5U, ये जो है हमारा फार्मूला यूनिट मास निकल कर के आता है हमारे सोडियम क्लोराइड के लिए। इस तरीके से जो है हम एटॉमिक मासेस, मॉलिकुलर मासेस एंड फार्मूला यूनिट मासेस निकालते हैं।
अब वहीं अगर हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें तो हम कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है एलिमेंट्स में एंड क्लोरीन प्रेजेंट है। सो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है हमारा 40U एंड वहीं हम क्लोरीन की बात करें तो होता है ये 35.5U। अब वहीं हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जो ये CaCl2 है ये हमारा एक कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन से मिलकर बना है ना। सो यहाँ पर जब हम इसके मासेस को एडअप करते हैं तो क्या होता है, लाइक 40 + 2 × 35.5। सो ये हमारा निकल कर आता है 40 + 71 विच इज़ इक्वल्स टू 111U। सो ये जो है हमारा फार्मूला यूनिट मास निकल करके आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी किसी भी कंपाउंड के या किसी भी सब्सटेंस का जो फार्मूला होता है उसके एक यूनिट फार्मूला, यानी कि एक यूनिट का मतलब है कि हमने वहाँ पर उसका सिर्फ 1 मोल या 1 पार्टिकल लिया हुआ है उस सब्सटेंस का एंड हम उसी का जो है यहाँ पर मास निकालने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक हम HCl की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। हाइड्रोजन का मास होता है हमारा 1U एंड क्लोरीन का हो जाता है 35.5। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो हमारा एक हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन के मिलने से बना है। वहीं जब हम इनके मासेस को सम अप करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास 1 + 35.5 यानी कि हमारे पास आ जाता है 36.5U। सो ये जो है वेज हैं हमारे किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास निकालने के लिए। फार्मूला मास आप अभी तक समझ चुके होंगे। सो फार्मूला मास जो है हमारा यूजुअली होता मॉलिक्यूलर मास के ही जैसा है, बस हम उसमें जो है फुल फार्मूले का एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये लेक्चर हमारा काफ़ी छोटा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ये चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है। सो हम फिर से आपके सामने आएंगे एक नया लेक्चर लेकर के, एक नया चैप्टर लेकर के। तो तब तक के लिए आप रिवीजन अच्छे से करते रहें एंड अपनी पढ़ाई में जो है रेगुलरिटी ज़रूर बनाए रखें। सो आई होप कि आपको जो है हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय।